तो एक तो आपकी पहचान रमेश बोहर, जैसे मैंने कि एक रमेश पहलवान, एक रमेश लोहार, तो ये तीन आपकी मुख्य पहचान है। आप किससे आइडेंटिफाई अपने आप को करते हो, डिफाइन आप किससे करते हो? तीनों आपकी ही पहचान है? तो मेरी पहचान है, और जिस भाई का जिस शब्द से संतुष्टि होती है वो बोल दें। अच्छा, आपको कोई वो मेरे को problem? कोई एतराज नहीं है। अच्छा, रमेश बोहर, क्योंकि गांव का नाम लगाने का एक हरियाणा में रिवाज सा है, जैसे चौटाड़ा वाले हाँ हो हाँ गए, हाँ। तो ये मतलब बोहर इसलिए लगाते हैं? हाँ, मैं बोर इसलिए लगाता हूँ कि मेरे गांव का नाम है, और रमेश बोर इसलिए। तो पूरे गांव को रिप्रेजेंट करते हो? हाँ, पूरे गांव को। वैसे आपका गांव पॉलिटिकल गांव है, क्योंकि यहाँ से चुनाव भी लड़ते आए हैं। आपने भी शायद एक चुनाव पहले लड़ चुके हो, आप हाँ, मैं एक काउंसलर चुनाव लड़ा था, काउंसलर का चुनाव लड़ा था मैंने। कैसा एक्सपीरियंस था? अच्छा था, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और मतलब पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं 604 वोटों से गांव ने जिता दिया था, और लोगों के बीच में गए, उनके दुख में तकलीफ में शामिल हुए, तो एक अलग अनुभव हुआ। उसके बाद फिर हमने सोचा कि अभी इन्हीं के सुख दुख में साथ खड़े रहेंगे, जिएंगे भी इनके लिए, मरे भी इनके लिए। फिर राजनीति में आने का फैसला प्रॉपर कर ही लिया हमने। मैं जैसा देख पा रहा हूँ, आपका लेफ्ट कान जो है ना वो टूटा हुआ है, जो पहलवानों का टूटता है, और रमेश पहलवान भी आपकी एक आइडेंटिटी है। तो ये मतलब ये रेसलिंग का कहाँ तक किया आपने? 1998-99 से चालू की थी, और ऑलमोस्ट 2007-8 तक हमने रमेश पहलवान के नाम से जाना जाया करते। और उसके बाद फिर रमेश लोहार का शब्द आ गया, जैसा आपने रेसलिंग आपने कहा। कहाँ तक, रेसलिंग का थोड़ा सा नेशनल लेवल तक मैंने प्रैक्टिस की है। आप कहाँ प्रैक्टिस करते थे मतलब? हम पहले सोनीपत प्रैक्टिस करते थे, सीआरजेड में। उसके बाद छोटराम स्टेडियम में प्रैक्टिस की हमने। रोहतक? हाँ, रोहतक। और सोनीपत की थी और रोहतक की थी हमने। अभी तो सोनीपत जो अपना छोटूराम स्टेडियम है, यहाँ तो जो साक्षी मलिक वाला, हाँ, जहाँ हाँ, वो मेरी जूनियर करवाते हैं। मनदीप है, वो मेरे जूनियर हैं। मनदीप भी मेरा जूनियर है। अच्छा, मनदीप जो कोच है वो आपके जूनियर मेरा है? जूनियर है। और साक्षी तो बहुत बाद में आई थी। हाँ, साक्षी तो अभी 2016 में जैसे उन्होंने मेडल हाँ जीता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पहले तो इंडोर हॉल नहीं होता था, पहले वहाँ क्या होता था? हमारी याद में तो ये इंडोर हॉल ही है। जहाँ भी हॉल है, यहाँ हॉल नहीं होता था, एक सामने हॉल होता था, बिल्कुल स्टेडियम के बिल्कुल सामने टक्कर मिट्टी में। का था या मैट का था? नहीं, पहले जो स्टार्टिंग में आया था उसमें तो टीन डाली थी सबसे पहले, और फिर बॉक्सिंग का हॉल बना था एक। बॉक्सिंग के हॉल में रिक्वेस्ट करने के बाद हमारे को रेसलिंग को वो मिल गया था। नीचे बॉक्सिंग का था, ऊपर रेसलिंग का था। ईश्वर कोच साहब करवाते थे? हाँ, ईश्वर दया जी कराते थे हमारे कोच वो साहब। आपके भी कोच थे? हाँ, बिल्कुल हमारे कोच थे, हमारे आदरणीय हैं, और उन्हीं के देख रेख में हमने पहलवानी की। तो आपने नेशनल लेवल तक जो रेसलिंग की है, पहलवानी की है, उसमें कोई मेडल वेडल भी आपने कभी? नहीं, मैंने नेशनल लेवल पे मेडल तो आया नहीं मेरा, पार्टिसिपेट था। और स्टेट में नेशनल गोल्ड भी थे मेरा। अच्छा, स्टेट में गोल्ड था? हाँ। यानी कि जो स्टेट लेवल गेम्स होते हैं उसमें आपने गोल्ड मेडल जीता। बिल्कुल। तो आपने किस साल तक रेसलिंग की? मैंने प्रॉपर रेसलिंग फुल, जैसे होता है ना एक शेड्यूल होता है, सुबह 4 बजे उठना है, अपना दौड़ लगानी, मेहनत करनी। 2005 तक मैंने अच्छी रेसलिंग की। अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्या किया? उसके बाद चोट लग गई थी। अच्छा, जैसे होता है हर प्लेयर का एक होता है, चोट लगने के बाद फिर घर तो आ नहीं सकते, और पहलवानी से मन भरता नहीं, तो फिर वहीं स्टेडियम में थोड़ा थोड़ी एक्सरसाइज चालू कर दी थी। तो कहते मीठी मीठी एक्सरसाइज, मतलब पता कि शरीर को क्या आदत होती है, शरीर को मेहनत की, बिना मेहनत के तो वो होता नहीं। मीठी मीठी, आप वाली सही बात है, मीठी मीठी एक्सरसाइज मीठी मीठी कर दी थी। अच्छा, उसके बाद फिर जो आपका रमेश लोहार वाली जो आइडेंटिटी है वो कब से शुरू हुई? वो शुरू हुई भाई साहब 2008 से। क्या हुआ था बेसिकली हुआ था कि ब्रीफ में बता सकते हो, अब लंबा जो नहीं, ताकि एक पूरा जो आपको पहचान, मतलब एक आपकी नई पहचानों के बारे में। मेरे को भी नहीं पता था कि लोहार शब्द आया कहाँ से है। और मेरे पास एक गगन उठा था, उसका मर्डर का इल्जाम मेरे पर लग गया था, और उसके बाद ये रमेश लोहार का नाम आया था कहीं ना कहीं मेरे को अलग थलग करने के लिए।
लोगों को दिखाने के लिए क्या कि आपकी जाति भी लोहार है? मेरी जाति मैं लोहार है। अपने रेफरेंस के हाँ हाँ, मेरी जाति लोहार जाति भी लोहार है, तो आज को ना फलाना जाट फलाना ब्राह्मण, तो आपके साथ लोहार लगा हाँ, दिया। लोहार लगा दिया गया था। ये भी सोची समझी बात थी कहीं ना कहीं, ये दिखाने के लिए कि इस पे एक हुड्डा का मर्डर का चार्ज लगा है और ये लोहार है। 2008 में तो कांग्रेस की सरकार थी हाँ, हरियाणा कांग्रेस के अंदर। सरकार थी। ठीक उसी में मुकदमे लगे मेरे पे। 2008 में चालू हुए थे, 2012 तक मुकदमे लगे मेरे पे। तो 4 साल मुकदमे हाँ, 4 साल में हिस्ट्री शीटर बदमाश गैंगस्ट्री ने सब बना दिया। पहले ठीक था, उसके बाद फिर 2012 के बाद फिर ठीक हो गया मैं, और आज तक ठीक हूँ। 2008 से 2012 यानी कि 4 साल मुकदमे लगते रहे आपके ऊपर। हाँ, मुकदमे किसी ना लगते किसी भी उसके हाँ अंदर। हाँ, वो सब तो राजनीतिक आपकी कारण इन्वॉल्वमेंट थी किसी में? थे। नहीं, मेरी कोई माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे को बरी कर रखा है सभी मुकदमे में। तो झूठे मुकदमे थे, झूठे आरोप थे। आज आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है? मेरे पे एक मुकदमा है, वो लोकसभा वाला। वो जो लोकसभा में एक आरोप था कि धमकाया है, और वो जो हाँ, शायद वो ऐसा कुछ बार नहीं के था, पर प्रधान वो है हाँ हाँ, वो जो भी मनीष था, ग्रोवर के साथ, ऐसा कुछ वो। हाँ, हाँ, ऐसा क्योंकि हमने था। खबर लिखी थी ना, इसलिए कुछ कुछ याद है। हाँ हाँ, ऐसा ही मामला था वो। हाँ हाँ। और उसके बाद मेरे को कोई मुकदमा नहीं। तो आज भी आपको हिस्ट्री शीटर लिखा जाता है अखबारों में, कुछ लिखते हैं, कुछ ने छोड़ दिया है। लिखते हैं, पर आज तकलीफ होती है। पहले कभी तकलीफ नहीं हुई, कोई कमर लिखा करता। 2018 के बाद तकलीफ होने चालू होगी। क्या हम पूर्णतः अपनी जिंदगी भाई सामाजिक कामों में लगाने लग गए। सोच लिया कि लगाएंगे, गरीब के हक के लिए, उसके सम्मान के लिए खड़े होंगे। और आप धरातल पर जाकर देखोगे, कहीं ना कहीं हम एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जिस दिन हम कहीं ना कहीं किसी के सुख दुख में नहीं खड़े होते हों। उसके बाद भी फिर गैंगस्टर लिखते हैं तो फिर तकलीफ हो। लोग आपसे डरते हैं क्योंकि अखबारों में तो पहचान आपकी है। आप आए हो, देखो, पहली मेरे को मुलाकात तो डर हुई लगा है। नहीं। आप पहले देखो, आपके यहाँ आने से पहले दिमाग में कई चीजें थी, लेकिन मुझे अभी तक मुझे लगता है 20 मिनट हो गए आपके हाँ, साथ। हाँ, बिल्कुल। आपके साथ पानी भी पिया है, चाय भी पी है यहाँ पे, मुझे तो कोई डर लगा नहीं। बल्कि ये जो आपके दीवारों पे धार्मिक जो मूर्तियां टंगी हैं, और यहाँ तो फीलिंग जो थोड़ा सा बल्कि घर की कम और मंदिर की ज्यादा फीलिंग आ रही है। अब मतलब अभी तक की जो मेरा एक्सपीरियंस है। आपका बिल्कुल ठीक है सारा काम, क्योंकि जो हमारा सोशल मीडिया है, आप पत्रकार भाई हो, बंधु हो, ये हीरो ही बना देते हैं और जीरो ही बना देते हैं। आप चाहो जी। तो कुछ भी कर सकते हो, आप एक स्तंभ हो। और नहीं, हम तो सच जो अभी जो भी है सामने है, सामने भाई साहब, पर क्या अनकट है? वीडियो है। नहीं, मैं बिल्कुल। अपनी बता रहा हूँ, ठीक है, अभी को बिल्कुल सही बात है। अब आप घर बैठ के कोई किसी को कुछ बना दो, कुछ भी बना कम दो। से कम उनका ये तो बनता है कि आप अच्छा, जाके पता तो करो। एक बात बताओ, अगर जा मैं बदमाश गांव में राम, तो देसी भाषा में कहा गांव राम हो है। गांव राम में अगर मैं बदमाश गुंडा जो भी जो ये कहे हैं, अब शब्द कहे हैं, मैं तो अब शब्द कहूँगा ही ना, हमारे साथी हैं। अगर जा ऐसा कुछ होता तो मैं गांव से 604 वोटों तो क्यों जीतता? गांव तो राम हो, गांव में तो सब किसी का बेरा हुआ है। रमेश जी, हम भी गांव से हैं। मैंने तो ये सुना है कि बदमाश कितना बड़ा गांव, क्या गए गांव तो बड़ा कोई बदमाश नहीं, गांव तक बदमाश चलती है नहीं बदमाशी। फिर अगर जब मैं बदमाशी देखा गांव में इलेक्शन लड़ता तो गांव राम के मानना गमना रगड़ नहीं दे, फिर क्यों जता गांव राम ने? सिर्फ नहीं दिखाना भाई जो इसकी छवि है वो एक्चुअल में ये है नहीं, और है भी नहीं। मतलब जो आपको जानते हैं तो जो जानते दूर बैठे भाई सब कुछ भी कोई कम में कैसे कहे। अच्छा, फिर आपकी पहचान बनती है रमेश बोहर की। जी, ये रमेश बोहर की पहचान राजनीति में एंटर होने के बाद बनी है? ये रमेश बोर की, हाँ, ऑलमोस्ट। तो आपने कब राजनीति में मतलब एंटर करने की सोची, और कारण क्या था? कारण मेरे पर गोली चल गई थी, मैं बताता हूँ आपने। मेरे पे अटैक हो गया था कोर्ट में, और मैं स्पष्ट बताऊंगा अपने दिल की बात। और मुश्मा में बच गया था, मेरा साथी था, वो एक्सपायर हो गया था। 2-3 भाइयों का, 3-4 साथी थे, उनको गोली लग गई थी। तो मैं लेटे लेटे अध्ययन कर रहा था कि यार क्या कारण हो रहा है, जब सब राजीनामे हो चुके हैं, सबके फैसले हो चुके हैं, फिर मेरे पर क्यों अटैक होया है? और अटैक होया था फिर मैं बच्चा क्यों हूँ? तो मैं अध्ययन करता हूँ लौट कर, भाई क्यों होया, कैसे होया। तो मैंने सोचा यार रमेश, अटैक तो हो गया और तू बच भी गया। पहली बात तो सबके साथ समझौता होने के बाद अटैक नहीं होना चाहिए था। चलो हो भी गया, किसी की मानसिकता हम बदल नहीं सकते, हो भी गया तो तू बच कैसे गया? तेरी ये लाइफ है नहीं रमेश, ये लाइफ
फिर धीरे धीरे पूर्णतः समर्पित हो गए पब्लिक में कि अब इनके लिए जीवांगे, इनके लिए मरांगे। बस लाइन वहीं से चेंज हो गई थी। किस साल की बात है ये? 2017-16 की बात है। 2016-17 की बात है। तो उसके बाद आप किसी मनीष ग्रोवर के साथ कब जुड़े हैं? मनीष ग्रोवर जी के साथ में वो 2016-17 में जुड़े। अच्छा, उसके बाद आप उनके साथ उनके जुड़े साथ जुड़े हम। उठना बैठना उस समय तो शायद वो मंत्री भी थे। हम वो मंत्री जी थे। 2014 से लेकर 2019 तक वो मंत्री भी रहे। और बड़े तगड़े वाले मंत्री रहे। हाँ, तगड़े वाले, आज भी तगड़े हैं। चलो, चुनाव तो आ रहे हैं, बस बाकी तो तगड़ा था आदमी तगड़ा ही रहे। जब सरकार स्टेट में सरकार है और ऊपर सरकार है तो आप जो है ना मजबूत आदमी रहता है। तो अभी आप गढ़ी सांपला किलोई से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं? क्योंकि हम बहुत बार आपका नाम सुनते हैं, हम 3 ही नाम सुनते हैं बीजेपी से, कृष्ण मूर्ति हुड्डा, सतीश नांदल जो आपके गांव के ही हैं, और एक तीसरा नाम आपका। वो दोनों तो पॉलिटिशियन है जी, और वो आदरणीय भी दोनों मेरे जी जी, और मैं सम्मान भी करता हूँ उनका। ऐसा भाई साहब, मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। मैं पार्टी जो आदेश देगी चुनाव लड़ने का देगी, चुनाव लड़ूंगा। पार्टी कहेगी बूथ पे बैठना है, बूथ पे बैठूंगा। पार्टी कहेगी किसी और को टिकट मिल गई, उसके पोस्टर लगाने हैं तो रात दिन उसके पोस्टर लगाऊंगा। पर्ची बांटने की कहेगी तो पर्ची बांटूंगा। पार्टी जो आदेश करेगी वो मेरे लिए सर्वोपरि है। पार्टी में यानी कि पार्टी के नेता जो भी बड़े नेता हैं वो जो कहेंगे, हाँ, जो पार्टी डिसाइड करेगी। अगर ये लगेगा कि रमेश भाई जिताऊ कैंडिडेट है, यहाँ से कहीं से भी जहाँ मेरी ड्यूटी लगेगी मैं पूर्ण निष्ठा से पार्टी का संगठन का काम संभालूंगा। तो 2019 में उन्होंने बूथ कैप्चरिंग का कह दिया था ना, हम कैसे मान सकते? वही तो है ना, मैंने कहा कि आपका एक चौथा स्तंभ है। हमने तो खबर लिखी थी, देखो इसलिए पता है तो आप क्योंकि एफआईआर दर्ज हुई थी। हम तो एफआईआर के हिसाब से लिखी थी खबर। आपका चौथा स्तंभ है। नहीं, एफआईआर दर्ज हुई थी बकायदा। बिल्कुल, हमने वैसे नहीं लिखी थी। तो कोई सोचने वाला हो तो वीडियो भी थी। हाँ, बूथ के अंदर की वीडियो है। और वीडियो में कितने आदमी होंगे? कम से कम बता रहा हूँ मैं, 50 आदमी होंगे। तो मनीष जी के साथ फिर एक रमेश क्यों था गया? बीज बत्रा भी था वहां पे, जो भी था। और एक आधा उनके साथ भी एक आधा ST सीटर था, उनके तो मुकदमे दर्ज नहीं हुए। रमेश को टारगेट करेगा? ये सच्चाई बात है। अब हमारे माननीय बीज बत्रा जी, उनसे पूछ लो, और उनके साथी थे उनसे पूछ लो, विधायक जी हैं उनसे पूछ लो, उनके साथ थे जो पूछ लो हमारी क्या बातचीत हुई थी। तो फिर मेरे को क्यों टारगेट करा जा रहा है बार बार? शायद आपका पास्ट कंट्रोवर्शियल रहा है इसलिए। देखो, मेरी व्यक्तिगत राय है कि पास्ट किसी का भी कुछ भी रहा हो, प्रेजेंट देखना चाहिए आदमी वो किस स्थिति में जी रहा है, उसके विचार क्या हैं और फ्यूचर में क्या करना चाहता है। हमारे यहाँ तो बहुत ऊँचे मानुष हुए हैं ना। अगर महर्षि वाल्मीकि बन के एक बहुत बड़े योद्धा, जिसके थराया करता सब कुछ। हाँ, ठीक बात है। देखो, जिस तरह की आपने कहा, शायद वो डाकू थे पहले, फिर बाद में वो बन गए, लेकिन राजनीति में तो आपको पता है राजनीति वाले लोगों की भी इमेज ज़्यादा बढ़िया नहीं है हमारे देश में। देखो बस अब सोच पर डिपेंड करता है आदमी का। तो अब पैसे कमाने के चक्कर में आए नहीं। हर चीज़ तो भगवान की दाता संपन्न। 2 टाइम की रोटी चाहिए आदमी ने, उसे हम संतुष्ट हाँ। बस नहीं हुआ कि भाई लोगों के शौक में दुख में काम आ जा। हाँ, और असली तकलीफ जब हुई जब मैं चुनाव लड़ भी लिया था और मैं हार भी गया था चुनाव वोटां से। और कहीं ना कहीं ये भी हो गया था कि भाई मैं अब ठीक है छोड़ो, चुनाव लड़ लिया। और उसके बाद 2 लोगों की फील्ड देखी है ना, जिनका 3-3 4-4 दिन की रोटी नहीं बनी, चूल्हा नहीं चला। ये सच्चाई बात है। रोए हैं लोग बैठ के, जो आदमी मर जा रहे हैं। तो जब तकलीफ आई यार, इतनी उम्मीद है मेरे तो मैं पाछा ना हटना चाहिए मैंने ना। तो मेरा भी नहीं हो गया था, नहीं भाई छोड़ो यार, जो आज जो भी चली होना। पर जब उनके दिला में झाँक के देखा है, जब रोए हैं और दुखी हुए हैं, फिर नहीं हुआ भाई भी नहीं, मतलब इनकी लड़ाई भी लड़ाएंगे और इनकी जो जरूरत है उन्हें पूरी भी कराएंगे। तो आपके गांव में आपकी छवि कैसी है? बता तो दिया था मैंने आपको।
डिवाइडेड है या फिर मैंने एक तरफ है? मैंने बता दिया ना भाई साहब कि मैं 604 वोटा जीत के लेकर आऊँ गाँव में, तो आप सोच लो इससे पहले कोई आदमी 604 वोटा जीत के लेकर आओ तो मैंने बताइए, ये छवि तो दिखा रही है मेरी। अच्छा, जो गढ़ी सांपला खिलोई है वहाँ पे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी यहाँ से चुनाव लड़ते आए हैं, जी। जैसा आप बोलते हैं हर पॉलिटिशियंस के सामने आप आदरणीय लगाते हैं, हम्म। तो हुड्डा साहब भी हाँ आदरणीय मेरे जी, तो यहाँ से चुनाव लड़ते आए हैं और कांग्रेस में लगभग वो देखे जा रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा, हालांकि डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन क्योंकि 10 साल वो रहे हैं, अपने एक ताकतवर पॉलिटिशियंस हैं, तो पूरे हरियाणा में सबसे मुश्किल सीट गढ़ी सांपला खिलोई को मानी जा रही है। और वहाँ से आप कह रहे हैं जैसे अगर पार्टी आशीर्वाद देगी तो, लेकिन आप अपने आप को फिट कैसे देखते हैं? अगर आपको टिकट मिलती है जी तो इतने बड़े हाथी को कैसे गिराओगे? एक बात है भाई साहब, चौधरी देवीलाल जी थे, वो भी बहुत बड़े हाथी थे। चौधरी भूपेंद्र सिंह ने घेर दिया कि नहीं घेरा था? 3 बार। उस टाइम तो वो भी हाथी थे। बात ये नहीं है कि एक चिट्ठी भी हाथी ने घेरते हैं। विषय ये नहीं है कि आप, विषय ये है कि आप धरातल पर कितना काम कर रहे हो, लोगों के शौक में दुख में क्या कर रहे हो, उनके लिए कितना समर्पित हो। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के तो पिताजी फ्रीडम फाइटर थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर, उनके पास एक पूरी लीगेसी थी। आप तो बिल्कुल एक साधारण परिवार से निकले हो, अभी शायद अभी 4-5 साल ही हुए हैं आपको राजनीति में आए हुए। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या आप उनके सामने उनको मुकाबला करने में कहीं खड़े हो पाओगे? एक बात है, पहली बात, क्या ये जिसके दादा साहब, जिसके फादर साहब राजनीति में है, क्या उन्हीं को हक है चुनाव लड़ने नहीं, का? सबको हक है, मेरे को भी है। गरीब मजदूर का बच्चा चुनाव नहीं लड़ सकता? बिल्कुल लड़ सकता है, बिल्कुल अधिकार है। या जिसके दादा या जिसके पिताजी या जिसके फादर राजनीति में हो और एक पदा पर हो, वही चुनाव लड़ा? नहीं, सबको हक है। लेकिन सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है जिनकी सेंटर में भी सरकार है, स्टेट में भी सरकार है, वो एक नॉर्मल बंदे को क्यों टिकट दे रही है? इसके पीछे क्या जाट नॉन जाट की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं? जाट, मैं जातिवाद में विश्वास नहीं रखता। हाँ, मैं जातीय समीकरण में जरूर विश्वास रखता हूँ। अच्छा, बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात है। हाँ। जातिवादी नहीं हो, जाति समीकरण में विश्वास हाँ, रखते हैं। ये नई बात हमें पता लगी है। हाँ, जातीय ये दोनों में फर्क क्या है? देखिए, जातिवाद तो है अंधा कि भाई ये जाट है, ये फलाना है, ये डकरा है, इससे बाहर मैंने निकलना ही नहीं। और जातीय समीकरण ये है कि किस गांव में, किस क्षेत्र में किसकी ज्यादा वोट है। हाँ है। तो जातीय समीकरण तो पोलराइज्ड कैसे करोगे उनको कैसे अपने तरफ लेके आओगे? मतलब जातिवादी तो करना बनना पड़ेगा ना? नहीं नहीं नहीं, ये कोई जरूरी थोड़ा वैसा। ये आपने कहा कि एक मतलब गरीब आदमी या एक नॉर्मल आदमी कैसे, बीजेपी जो पार्टी है यही एक ऐसी पार्टी है जो किसी गरीब को भी प्रधानमंत्री तक पहुंचा सकती है, मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकती है और राष्ट्रपति तक पहुंचा सकती है। अब आज से पहले जितने भी सीएम बने हैं उनके सब के दादा के, फादर साहब के, उनके दादाजियाँ की, उनके पिताजियाँ की, सब के नाम बेराऊंगा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मनोहर लाल खट्टर जी के फादर साहब का नाम पता है आपने? ना, नहीं पता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजियाँ का नाम बेरा? वो तो मैंने ले ही दिया आपको। ले दिया। अब नायब सिंह सैनी जी बने हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री, इनके पिताजियाँ का नाम बेरा आपने? ना, नहीं बेरा। इनके भाई का नाम बेरा हो? ना, नहीं बेरा। ये बीजेपी है। हाँ, नारायणगढ़ से चुनाव लड़ा, फिर वो कुरुक्षेत्र से एमपी बने। ये बीजेपी है भाई साहब। आप जो अंतिम पंक्ति में अंतिम छोर पर आदमी बैठा है उसको भी ये कहीं भी ले जाके बैठा सकते हैं। पूर्णतः समर्पित होना चाहिए पर पार्टी के लिए। हाँ, ये क्वालिटी है बीजेपी में, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन बीजेपी पे हरियाणा में खास करके आरोप जाति पाति का लगता है। 2016 में आरक्षण वाला मुद्दा भी हुआ, कितना कुछ हुआ, आरोप लगता है। मैं ये नहीं कह रहा सही है गलत है, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहे भाई साहब। अब मेरे पे भी आपने कहा कि क्या क्या कहे लोग, आपने भी मेरे बारे में मैंने कहा 3 पहचान आपकी हैं, तीनों पहचानों को आपने बता दिया। अच्छा, फिर तो एक बात बताइए, एंटी जाट कैसे हो सकती है बीजेपी? कोई एक कारण तो बताओ।
मैं बता दूं आपने, जो बाजरा 1200 बिक्या करता 2400 बिक्या है। तो फिर गारंटी जो आरक्षण जो ओबीसी में नहीं थे ओबीसी में आ गए, स्पेशल आरक्षण देने लग रहे नहीं। हैं। तो कैसे टुक्कर कैसे कहा हमें नहीं आना राज रहता चाहता। है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कितने नेता दे दिए जाट, बराड़ा जी दे दिए, सुभाष बराड़ा दे दिए, कैप्टन अभिमन्यु दे दिया, ओम प्रकाश धनखड़ दे दिया, मैं कितने के नाम गिनवाऊं। ठीक है, आपने जितने भी नाम बताए आप मुझे बताइए, जब कभी हकों की बात आती है इनमें से कोई नहीं बोलता। इस समाज के लिए इनमें से आप मुझे बताइए हकों के लिए कोई बोल देखो रहा ऐसा, है? मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं किसानों के साथ हूँ, तो जब पर 13 महीने पर उन किसानों प्रोटेस्ट के कर रहे साथ आपके- नहीं हूँ, उन किसानों के साथ नहीं हूँ जो गमले में टमाटर उगा के नुकर, मैं भी किसान हूँ। उन्हें ये पता नहीं किसानी कैसे होती है। उन्होंने, आप किसी एक आदमी से इतनी गणना नहीं कर सकते कि उस गणना से देश को नुकसान हो। आप किसी एक आदमी के पीछे इतने लग लिए कि आप अच्छा। खालिस्तान के नारे लाओ हो, आप किसाना का चादर ओढ़ कर है। बिल्कुल आपकी बात मैं उन किसानों के बेद खिलाफ हूँ। नहीं, रमेश जी बिल्कुल सही बात। हाँ। लेकिन शुरुआत किसने की थी? हरियाणा के इतिहास में आज तक दंगे कभी नहीं हुए थे, 2016 में हुए। आप ही तो क्या- बताइए, क्या लगता है, उनके बीजेपी ने इस करा दिया? समाज नहीं, मैंने तो नहीं कहा, ये तो आप कह रहे हो। नहीं, मैंने तो नहीं कहा। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर बीजेपी राज जिसका होता है सर, जिम्मेदारी तो उसी की होती है ना, लाइन ऑर्डर एक की। एक बात बताओ मैंने, आप किसान कहाँ बैठे थे? ये अपने टिकरी बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर पे अच्छा, 13 महीने। कुंडली बॉर्डर, हाँ, मतलब वो शंभू बॉर्डर हो गया ना, ठीक है। कुंडली बॉर्डर। हरियाणा में उस टाइम किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी। अगर जब बीजेपी की सरकार होती तब ये जो पंजाब तक किसान आए हैं वहीं रोक लेती। उनकी चल क्यों मैंने उस तो 13 दिल्ली कैसे महीने चली गई? मैं बिल्कुल बताता हूँ, उस 13 महीने मैंने उसको बढ़िया तरह से कवर किया, रात को जाग जाग के कवर किया। मैं कम से कम भी 500 बार बॉर्डर पे गया हूँगा। रात को पुलिस ने उन पर लाठियां चलाई हैं, गोलियां मानता हूं चलाई मैं। हैं, सारे जितने जुल्म हो सकते हो, जब उनकी चली नहीं तब जा करके पीछे हटे। ठीक बात है। ये सारे जुल्म हुए हैं सर, और ये तो डॉक्यूमेंटेड है, ये बात ऐसी नहीं है। ये आप गूगल पे सर्च करो, सारी आरक्षण के दौरान 550 बहन बेटी बॉर्डर के इलाके से गायब हो रही हैं, पता है आपने? आपको ये नहीं पता कि मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, सुनो, ये मामला हाई मैं कोर्ट में किसानों चला के है। साथ हूँ, मेरी सुनो, बिल्कुल, और मैं जो बताना चाहता हूँ, शायद आप मुरथल कांड की बात नहीं, करें। मैं बता देना चाहता हूँ, कितने किसी के घर जाओ आप, जिसके पेट्रोल पंप थे, जो 500 रुपए लेकर घुसा करता हो, चाहे बादरगढ़ था या सोनीपत था या किसी भी बॉर्डर बैठा था, एक बार उनके घर जाके देखो आप, वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं, उनके क्या दयनीय काम रुके हुए थे, लोगों ने फांसी खा ली, बिजनेस बंद हो गए थे, बिजनेस का नुकसान हुआ। कितनी फैक्ट्री हैं जो हरियाणा छोड़ के चली गई। दिल्ली जाने वाले जो जॉब पे थे उनको भी प्रॉब्लम। बिल्कुल जो आप बात है जेन्युइन है, हाँ बिल्कुल है। हमने ये भी रिपोर्ट किया है। हाँ, बिल्कुल सही नशा बात। अब आप धरातल पर मैं रहा हूँ और उन आदमियों में रहा हूँ जहाँ पर आदमियों ने बांस आओ हजान में मैं वहाँ 2-3 घंटे लगा का हूँ, उनके बीच में बैठ का हूँ, भूख लाग जाओ तो रोटी खा लूँ। मैं वो नेतागिरी ना बना था, तब मुँह ढक कर लेकर गया, वोट मांगने के टाइम पर नहीं। आप धरातल पर जीवा, वोट आओ, चुनाव लड़ो ना लड़ो वो अलग विषय है। जी रमेश जी, हम टॉपिक ज़्यादा लंबा खींच जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से आपकी मुलाकात हुई है कभी? कैसे व्यक्ति हैं? मेरी उनसे 1-2 बार मुलाकात हुई है। कैसे व्यक्ति हैं? बस नमस्कार प्रणाम हुआ हूँ, ज़्यादा इंटीमेसी नहीं है। हाँ, इंटीमेसी नहीं है। अच्छा, ब्रजभूषण जी से, क्योंकि ब्रजभूषण जी को भी आपने यहाँ भी इनवाइट किया था। और वो इनवाइट नहीं, वो आगे थे, वो इनवाइट मानो आगे आप थे, मेरे इधर साथ आगे थे, तो- मेरी हम इकट्ठे गाड़ी में थे। उनसे कब जुड़े आप? मैं उनसे जुड़ा था अभी 3 साल पहले, 3 साल पहले, राजनीति में आने के बाद। राजनीति में। वो भी कंट्रोवर्शियल है, बाहुबली हैं। जैसे मैं बाहुबली बना रखा हूँ वैसे वो बना नहीं, वो रखा तो है। असली वाले हैं। फिर ये आप डिसाइड कैसे कर सकते हो बिना मिले? वो असली वाले हैं, देखो। नहीं, ये यही तो बात है ना, लोग असली वाले हैं। देखो कुछ चीजें हैं वो कहते भी हैं, बट उनका जो टोरा है ना वो वाकई में। आप ये बताओ, इंटरनेशनल मुद्दा बन गया महिला पहलवानों वाला मुद्दा, लेकिन शेर जो है डरा नहीं। देखो अब इस बात को मतलब देखो, बड़ा गंभीर मुद्दा है महिला पहलवानों वाला, जी, जी। लेकिन उस व्यक्ति को देखो, आप पे भाई हमारे पे आरोप लग जाए इस तरह के, तो मुझे लगता है कि हम तो शर्म के मारे वैसे ही पानी पानी हो जाए, चाहे झूठे ही लग जाएं।
बहुत उस अच्छी बात व्यक्ति कही पे आपने। उस व्यक्ति पे मैं कोई असर नहीं, चेहरे पे दिखाई नहीं दिया। एक बात करता हूँ, आप हर चीज के दो पहलू होते हैं जी और मैं दोनों को देखता हूँ जी। और सब में देखना भी चाहिए। आपको दूसरा क्यों दिखाई देता, पहला क्यों नहीं पहला भी दिखाई देता है। मैं तो कहूँ दोनों, मैं तो एक का भी नाम नहीं लिया अब तक, आप दूसरे पे पहुंच गए, मैं तो एक का भी नहीं लिया अब तक अच्छा नाम। चलो बताओ, दूसरा बताओ। दो पहलू होते हैं, दोनों को देखना चाहिए। बिल्कुल देखना चाहिए। महिला पहलू ने आरोप लगाया, जी माननीय कोर्ट में कोर्ट मामला में चल रहा है, है। उस मामले में हमको हाँ, टिप्पणी ज्यादा नहीं ना बोलना करना, चाहिए, ठीक है। ठीक बात। दूसरा पहलू, जैसे आपने कहा कि मैं तो मर जाता, बिल्कुल पानी पानी हो जाते हैं। ठीक है। उस आदमी ने कितने व्यक्तियों को हौसला दिया होगा। मेरे सामने की बात है, कई व्यक्ति गए हैं कि जी हम फांसी लेने लगे थे, फिर हमने सोचा कि ये आदमी है जिसके पीछे पूरा हिंदुस्तान पढ़ लिया था, वो नहीं झुका, तो जी मैंने आपसे प्रेरणा मिली और मैंने फांसी का फंदा हटा दिया। प्रेरणा कितनी मिलती है, आप खुद ये बता दो। देखो वो मामला झूठा सच्चा, वो तो उस कोर्ट पर हम डिसाइड विषय नहीं करते, कोर्ट डिसाइड। पर आप ये बताओ कि कितने मामले झूठे होते हैं, कितने सच्चे होते हैं। आप तो जर्नलिस्ट हो। अच्छा ठीक है, बिल्कुल इस बात का मेरा जवाब दे दो बस। बिल्कुल मैं आपका इस बात का जवाब भी दूंगा। जवाब तो देखो मैं इंटरव्यू ले रहा हूं, जवाब तो आपने देना है, लेकिन मुझे एक बात का आप जवाब दे दो। ये जो बहनें थी, आप उनसे कभी मिले, आपने जानने की कोशिश की कि भाई तब मैं थारा रोहतक का हूँ, हरियाणा का हूँ, और आप तो पहलवान भी रहे हो, तो आप देखो ये भी तो पहलू ना। देखो साक्षी मेरी जूनियर है, मेरे साथ मेरे जूनियर है मेरी। हाँ तो आपने जैसे बताया। हाँ, हाँ। पता भी कर लिया आप उनसे। नहीं मैं जूनियर से भी एक बार मिला हूँ, एक दो बार मिला हूँ जूनियर से भी, और बजरंग से भी 2-4 बार मिला हूँ। मैंने ऑन मीडिया कहा था कि भाई कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों ने इतना तूल मत दो, अगर कोई सबूत है तो हमारे को दिखा दो। क्या करता है ब्रजभूषण का, जब पूरा देश नहीं बिगाड़ सका तो आप क्या कर लेते हैं? मैंने ये तो नहीं कहा मैं बिगाड़ूंगा कुछ, फिर भी आपने कॉन्फिडेंस उनको दिया ना। मैंने कहा कि कोई सबूत दिखाओ, हम भी आपके साथ खड़े होंगे। उन्होंने शायद कोर्ट में सबमिट किए जो कुछ भी है, पता नहीं क्या जब है, पंचायत में मांगे हैं, जब पंचायत को दिखा देते, जब सोशल मीडिया पर आप आकर न कहो कि हमारे पास सारे सबूत हैं, तथ्य हैं, हम न जाने का खतरा था, दिखा क्यों नहीं देते? मीडिया को दिखा दो, मीडिया भी भरोसा नहीं है। इन्वेस्टिगेशन जांच एजेंसियों ये स्टार्टिंग की बात है। अच्छा बिल्कुल शुरुआत की, ये शुरुआत की बात है। अब एक आदमी कह रहा है कि काका था वो मेरे को जहां बुलाओगे मैं वहीं आ जाऊंगा, अगर मेरा कोर्ट, अगर पंचायत में मेरा कोर्ट लग रहा था वहीं फांसी तो टूट जाऊंगा, माने की जरूरत भी नहीं है। तो दोनों पहलों पर तो गौर तक करना चाहिए ना। हम भी नहीं कह रहे कि भाई ये झूठे मुकदमे हैं, हम ये भी नहीं कह रहे कि कोई दोनों पार्टियां मतलब उनके पाक साफ है। आपके दोस्त हम भी? हाँ मेरे साथ थे, अच्छे रिलेशन। हाँ बिल्कुल अच्छे संबंध। अभी आप एक्टिंग WFI हरियाणा के प्रधान भी हैं, प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा पहलवानों वाला मुद्दा भी, जैसे अभी मतलब पहलवानी को मुझे लगता है कि ये सब कुछ जो हुआ उसमें नुकसान तो देखो पहलवानी को तो जरूर हुआ है, और किसी को हुआ हो चाहे ना हुआ हो, ज्यादा हुआ कम हुआ, लेकिन रेसलिंग को तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। बहुत नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ है पहलवानी को। बहुत सारे पेरेंट्स जो है ना अपनी बेटियों को भेजना चाह रहे थे, शायद उन्होंने मन बदल लिया कि इस गेम में नहीं भेजेंगे या हम भेजेंगे नहीं। मैं बताना चाहता हूँ, कई लड़कियां के जो पेरेंट्स थे वे शूज कस्टम वगैरह जो लेकर आए थे, रिश्वत प्रकरण के बाद वे कोच थी वापस दे गए कि भाई हम अपनी लड़की से पहलवानी नहीं करना चाहते। कोच ने कहा ये मेरे को क्यों देगा जा रहे हो? बोले हमने करानी नहीं, किसी गरीब को आओ तो उसको दे दी। हाँ क्योंकि घड़ा दिखेंगे तो जी करेगा। हाँ तो बिल्कुल मनोबल भी प्रस्त होया है पहलवाना का, और बहुत पीछे चले गए। सर रमेश जी, हुड्डा परिवार के बारे में, राजनीति के बारे में बात करें, हुड्डा परिवार के बारे में आप क्या सोचते हो, कैसी राजनीति करते हैं? देखो हुड्डा परिवार जो पूरा ही परिवार है, हुड्डा परिवार है, सुलझे हुए हैं, पुराने राजनीतिक आदमी हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दीपेंद्र को भी बड़ा शरीफ नेता कहते हैं, आप भी मानते हो? नायब सिंह से भी ज्यादा। नायब सिंह शरीफ आदमी है, तुलना तो नहीं कर सकते ना किसी। नहीं मैं वैसे ही कर रहा मैं अपनी पार्टी के आदमी का नाम नहीं होता। अच्छा है, मैं अगला हो सकता नायब सैनी वाली पूछता हूँ, लेकिन मैं दीपेंद्र की पूछ रहा हूँ फिलहाल। आपको कहते हैं शरीफ आदमी? हाँ शरीफ। कभी मुलाकात हुई आपकी? बस एक बार राम राम शाम शाम कहीं शादी वादी में जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि अगर आपको टिकट मिलेगी तो आप फेस कर पाओगे? अगर पार्टी को लगता है कि हम फेस करने के लायक हैं
तो हम पेश करेंगे पक्का। तो ये थे हमारे साथ रमेश बोहर जी, जिनसे हमने बातचीत की इनके पॉलिटिकल एम्बिशन के बारे में और इनके पास्ट के बारे में। कम से कम मुझे तो आज बहुत सारे सवाल जो मन में थे उनका उत्तर मिल गया है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। रमेश भाई, आपने समय दिया, आपका बहुत 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 धन्यवाद, बहुत प्रणाम सभी को।